जो लाइट की है उसको पास करते हैं प्रिज्म में से, तो प्रिज्म उस लाइट को जो होता है ब्रेकअप देता है। जो प्रिज्म होगा उस लाइट को क्या कर देगा, रेडिएशन को ब्रेकअप कर देता है उसके कांस्टेंट कलर्स के अंदर। हर वेवलेंथ को सेपरेट कर देता है। हर जो वेवलेंथ है वो बेटा सेपरेटेड हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। हर कलर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और कलर की जो पट्टी बनती है, बैंड ऑफ कलर्स, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम के। इसका मतलब है जब लाइट को हम पास करेंगे प्रिज्म में से, तो प्रिज्म उस लाइट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, सेपरेट कर देता है, हर वेवलेंथ को अलग अलग कर देता है, कंपोनेंट अलग कर देता है, और एक इमेज बनता है। उस इमेज को हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम की दो टाइप होगी बेसिकली। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, जब लाइट इमिट होगी होती है। अच्छा, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब लाइट एब्जॉर्ब होती है। अब जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसकी दो टाइप्स है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये होता है कि व्हाइट लाइट या सनलाइट है या इनकैंडेसेंट लैंप है, उसको जब हम पास करेंगे प्रिज्म में से, देखो उस लाइट को जब हम पास करेंगे प्रिज्म में से, तो प्रिज्म जो होता है उस लाइट को ब्रेकअप कर देता है कांस्टेंट कलर्स के अंदर, और जो कलर की पट्टी बनती है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जो सारे कलर्स होंगे वो मर्ज होंगे और कोई दरमियान में डार्क स्पेस नहीं होगा। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है बेटा उसके अंदर सारे कलर मर्ज होते हैं, मिले हुए होते हैं, और दरमियान में कोई डार्क स्पेस नहीं होता है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर सारे कलर मर्ज हों, सारे कलर डिफ्यूज हों और कोई डार्क स्पेस ना हो बीच में, इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट जो होती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देती है। रेनबो जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल है, जिसके अंदर देखा होगा आपने सारे कलर जो होते हैं वो मर्ज होते हैं। ठीक है। और जो कलर जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है बेटा, जिस कलर की वेवलेंथ शॉर्ट है उसके अंदर ज्यादा बैंड पड़ जाता है। देखो वायलेट कलर है, जो वायलेट कलर है उसके अंदर ज्यादा बैंडिंग होती है, और जो रेड कलर की लाइट है उसके अंदर कम बैंड पड़ता है। इसका मतलब है जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसके अंदर बैंड जो पड़ता है वो कम पड़ता है, और जिसकी कलर की सिमिलर वेवलेंथ होगी इसके अंदर ज्यादा बैंड पड़ जाता है। तो अब कलर इस तरह मर्ज होते हैं कि इनके दरमियान कोई इस तरह की हदबंदी नहीं होती है। तो वायलेट कलर के अंदर ज्यादा बैंड पड़ता है, और जो रेड कलर की लाइट होती है उसमें इतना ज्यादा बैंड नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी लॉन्गर वेवलेंथ है। और जो विजिबल लाइट है बेटा उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 नेट जो है एंगस्ट्रॉम से लेकर 750 जो एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ होती है, 7500 तक उसकी नैनोमीटर के जो उसकी वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम के अंदर। और 400 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट के अंदर सारे कलर जो होंगे मिक्स होंगे, मर्ज होते हैं, उनमें कोई शर्त या हदबंदी नहीं होती है। जो लाइट का कलर वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। और जो एलिमेंट्स हैं वो देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जो एलिमेंट होंगे बेटा देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर लाइंस होती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है उन लाइंस के अंदर, देखो एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे, लाइंस होती हैं या एनर्जी लेवल्स होती हैं। ये E1, ये E2, E3, E4। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर ऑर्बिट में जाएगा, और उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस होगा। ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर ऑर्बिट से कहां पे जाते हैं, हाई ऑर्बिट में। और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे, जब देखो लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाते हैं, और जब हाई ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो वो एनर्जी क्या करेंगे, एमिट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन की सूरत में। और इस तरह इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भी जंप लगा सकता है और रेडिएशन जो होंगे एमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। जब उन रेडिएशन को हम पास करेंगे प्रिज्म में से तो हमें मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह की लाइंस आती हैं बेटा, इस तरह की लाइंस होती हैं, और वो लाइंस किसको शो करती हैं, एनर्जी लेवल्स को। और जितना उनमें स्पेस होगा वो भी स्पेस भी इंडिकेट होगा। जितना बेटा एनर्जी लेवल्स के अंदर स्पेस होगा वो स्पेस भी इंडिकेट होता है। इस तरह हर जो एलिमेंट है
उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है, मुनफरिद होता है, और वो ठीक है वो फिंगरप्रिंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की पहचान होती है। जिस तरह सोडियम जो वेपर्स लैंप है उसको पास करेंगे प्रिज्म में से तो बहुत ज्यादा लाइंस आती हैं, मगर उसके अंदर दो येलो लाइन जो होती है वो नुमाया होती है, जो सोडियम के कर्सर कलर, मतलब जो सोडियम का वेपर्स लैंप का कर्सर कलर भी येलो होता है। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम देते हैं, जिसके अंदर क्या होती है ब्राइट लाइंस होती हैं, बीच में डार्क स्पेस होते हैं, ब्राइट लाइंस और बीच में क्या है डार्क स्पेस है। और वो जो ब्राइट लाइंस है वो शो करती है एनर्जी लेवल्स को, शेल्स को या ऑर्बिट्स को। तो इसका मतलब है जो स्पेक्ट्रम है, जो एम स्पेक्ट्रम है वो हमारे लिए वो लाइन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हम एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आगे पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी सही होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी लाइंस आती हैं, ठीक है। और जिनको हम क्या कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं, शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है ऑर्बिट्स के दरमियान। तो स्पेक्ट्रम किस तरह, लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह मिलेगा हमें, जब किसी गैस को हम हीट देंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या क्लोज ट्यूब के अंदर, ठीक है, तो वो जो गैस के एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जो गैस के एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और हाई एनर्जी स्टेट से जब वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर तो वो एनर्जी क्या करते हैं, एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन रेडिएशन को जब हम पास करेंगे प्रिज्म में से तो हमें जो इस तरह ब्राइट लाइंस मिलती हैं, कंप्लीटली डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस मिलती हैं, और वो ब्राइट जो लाइंस हैं वो एनर्जी लेवल्स को शो करती हैं, शेल्स को शो करती हैं, ऑर्बिट्स को शो करती हैं, और उनके दरमियान स्पेसिंग भी होती है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स के अंदर स्पेस होता है। जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो स्पेस कम होगा, और जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो उनके दरमियान स्पेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वैसे टॉपिक तो है नहीं सिलेबस के अंदर, मगर ये पूरा हम पढ़ रहे हैं, पूरा जो है वो बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं व्हेन रेडिएशंस ऑफ लाइट इज पास्ड, जब रेडिएशन जो लाइट का इसको पास करते हैं प्रिज्म में से, रेडिएशन अंडरगो रिफ्रैक्शन, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन या बेंडिंग आ जाती है, जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कर देता है, स्पिल्ड कर देता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, और डिफरेंट कलर की पट्टी बनती है जिसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। द बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द बेंडिंग ऑफ द, अच्छा बेंडिंग जो होती है वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ, जो कलर्स की बेंडिंग है वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ पे। रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ है, जिस तरह रेड कलर है जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ, तो रेड कलर के अंदर कम डेविएशन आएगा, बेंडिंग कम होगी, और जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी इसके अंदर बेंडिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ बेंड टू स्मॉलर डिग्री, और शॉर्टर वेवलेंथ में क्या होगा, बेंडिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब वायलेट कलर के अंदर जो बेंडिंग होगी ज्यादा होगी, वायलेट कलर की बेटा वेवलेंथ शॉर्ट है उसके अंदर ज्यादा बेंड पड़ जाता है, और जो रेड कलर है उसके अंदर इतना बेंड नहीं आएगा। तो ये देखो वायलेट कलर है इसके अंदर ज्यादा बेंड आता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। अच्छा ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, बेटा जो व्हाइट लाइट है सारे कलर की बनी हुई है, जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करेंगे तो आपको मिलेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो व्हाइट लाइट है वो देगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसके अंदर सारे कलर्स मर्ज होंगे, सारे कलर्स मिले हुए होंगे। तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, और उससे मिलेगा हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट से क्या मिलेगा हमें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसके अंदर सारे कलर जो होंगे मिक्स होंगे। तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स आफ्टर पासिंग द प्रिज्म, जब इसको पास करेंगे प्रिज्म में से तो व्हाइट लाइट जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, और डिफरेंट कलर मिलेंगे।
डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगी और डिफरेंट कलर, क्योंकि जो कलर वो डिपेंड करता है वेवलेंथ। द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर वायलेट। बेटा कलर कौन से उनके? वायलेट है, इंडिगो, इंडिगो कहते हैं डीप ब्लू को, उसके बाद ब्लू कलर है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, रेड। और इनकी जो वेवलेंथ है वो 400 से लेकर नैनोमीटर 750 नैनोमीटर, या 4000 से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम इनकी वेवलेंथ होगी। अच्छा, इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। बेटा ये विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम की। अच्छा, दूसरी रेंज ऐसी होती है जो विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, विजिबल से जो शार्टेस्ट है वो यूवी है, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट से जो शार्टेस्ट है वो एक्सरेज। एक्सरे से शार्टेस्ट है वो गामा रेज। गामा रेज से जो शार्टेस्ट है वो कॉस्मिक रेज। तो बेटा इस तरह स्पेक्ट्रम की रीजन्स हैं। हम सिर्फ विजिबल रीजन को देख सकते हैं, बाकी रीजन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो और रीजन्स भी हैं स्पेक्ट्रम की, अल्ट्रावायलेट, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। और इनकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा? शार्ट होगी। जो वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा शार्टेस्ट है कॉस्मिक रेज की। तो कॉस्मिक जो रेज है वो हाई एनर्जेटिक होंगी, क्योंकि वेवलेंथ जितनी शार्ट होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे जो शार्टेस्ट वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी देखो, ग्राफ के अंदर ये जो है वो भी शो किया गया है। ठीक है, ये गामा रेज है। गामा रेज के बाद आते हैं कॉस्मिक रेज, जिनकी वेवलेंथ और शार्ट हो जाती है। ठीक है, और यहां पे आ जाता है विजिबल रीजन। तो बेटा ये जो वेवलेंथ है वो इस तरह है कि सबसे जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली है। अगर वेवलेंथ के हिसाब से आप इसको रखेंगे तो सबसे लॉन्गर जो वेवलेंथ होगी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की है। इसका मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, एनर्जी भी कम होगी, मगर वेवलेंथ लॉन्गर होगी। ठीक है, अगर उनको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप रखेंगे या एनर्जी के हिसाब से रखेंगे तो ये इस तरह बनेगा। वेव नंबर बेटा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेव नंबर के हिसाब से। आपका तो लॉन्गर फ्रीक्वेंसी, तो लॉन्गर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? कॉस्मिक रेज। फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है। ठीक है, और वेवलेंथ शॉर्ट है। कॉस्मिक रेज के बाद गामा रेज, गामा रेज के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी। अच्छा, उसके बाद विजिबल। अच्छा, विजिबल के बाद देखो आईआर, बेटा इंफ्रारेड। अच्छा, इंफ्रारेड के बाद देखो उसके अंदर भी, इंफ्रारेड के अंदर भी है। ठीक है, एक होता फार इंफ्रारेड। अच्छा, उसके बाद है माइक्रोवेव। और उसके बाद आता है रेडियो वेव। या रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये कभी कभी ऑर्डर भी पूछा जाता है इनका। ये ऑर्डर जो है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी है कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉस्मिक रेज की है, या सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक रेज है, या सबसे ज्यादा जो वेव नंबर है। अगर वेवलेंथ के हिसाब से रखेंगे आप लोग
तो वेवलेंथ के हिसाब से ऑर्डर उनका उल्टा हो जाएगा। लॉन्गर वेवलेंथ होगी रेडियो वेव। बेटा ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है, एनर्जी के हिसाब से है, वेव नंबर के हिसाब से है जो ये अरेंजमेंट है। तो आगे क्या कहता है ये, द फोटॉन्स विथ ग्रेटर एनर्जीज। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा वेवलेंथ शॉर्ट है तो एनर्जी ज्यादा होगी। ऑन द अदर एंड विजिबल रीजन्स लाइज इन द इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स। बेटा देखो जो विजिबल रीजन्स हैं, विजिबल रीजन से ज्यादा जो एनर्जी होगी वो इंफ्रारेड की होगी, वो एनर्जी नहीं, जो सॉरी मतलब ये दरमियान में आएगा। जो विजिबल है वो दरमियान में आता है। किसके दरमियान में आता है? आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी और यूवी, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज के दरमियान में आ जाता है विजिबल। अच्छा, द शो द कंटिन्यूटी ऑफ द वेवलेंथ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और जो हम देख सकते हैं ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा जिसकी वेवलेंथ होगी 4000 से बेटा 7500 तक। तो इसके अंदर देखो यही चीज याद करने वाली है कि इन रीजन्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी वेवलेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, या इनके वेव नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। अगर वेवलेंथ के हिसाब से आप तरतीब देंगे बेटा, वेवलेंथ के हिसाब से आप रखेंगे तो सबसे जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे लॉन्गर जो वेवलेंथ है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की है, उसके बाद माइक्रोवेव की है। अच्छा, उसके बाद आईआर है, उसके बाद विजिबल है, विजिबल के बाद यूवी है, यूवी के बाद एक्सरेज है, उसके बाद गामा रेज हैं और उसके बाद आते हैं कॉस्मिक रेज। और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ इनकी है रेडियो फ्रीक्वेंसी। बेटा लॉन्गर जो वेवलेंथ है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की है। तो ये आपको सीक्वेंस बेटा काम आएगी बेसिकली इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं स्पेक्ट्रम की। बेटा दो टाइप्स हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसके अंदर सारे कलर मर्ज होते हैं, सारे कलर डिफ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं आपस में, इनके दरमियान कोई शरत कोई हदबंदी नहीं होती है। इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम के अंदर जो है लाइंस हैं, स्पेसिंग है और ब्राइट लाइंस हैं, बीच में डार्क स्पेस है, इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कहता है दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स दे नॉट मार्क। मतलब इनके दरमियान कोई बाउंड्री लाइन नहीं होगी कलर्स के दरमियान। मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर जो कलर्स हैं उनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई शरत नहीं होगी, कोई हदबंदी नहीं होगी, सारे कलर्स मिक्स होंगे, मर्ज होंगे, डिफ्यूज होंगे आपस में। जैसे रेनबो होती है तो रेनबो में देखो सारे कलर्स होते हैं, मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं आपस में। इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। द कलर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, जो कलर होंगे एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होंगे, ठीक है। और कोई डार्क स्पेस नहीं होगा इनके अंदर, डार्क स्पेस नहीं होगा। और जो बेस्ट एग्जांपल है इसकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की वो रेनबो है। जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की वो रेनबो है।
या सनलाइट को जब हम पास करते हैं प्रिज्म में से तो भी हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय लाइट इमिटेड फ्रॉम द सन या इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है। जब उसको भी हम पास करेंगे प्रिज्म में से तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब किसी एलिमेंट को आप हीट देंगे, सोडियम को हीट देंगे, मरकरी को हीट देंगे, नियॉन को हीट देंगे, हीलियम है, कोई भी एलिमेंट है उसको जब आप हीट देंगे उससे आपको मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है। पहले एलिमेंट जो होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो लोअर ऑर्बिट वाले होंगे वो जंप लगाएंगे हाई ऑर्बिट में, और जब हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो जाकर के इफेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन रेडिएशन को आप पास करेंगे प्रिज्म में से, तो प्रिज्म जो होता है उन रेडिएशन को तोड़ देता है उसकी वेवलेंथ, और हमें मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम, और जिसके अंदर वो ही लाइंस आती हैं और वो लाइंस शो करती हैं एनर्जी लेवल्स को। तो इसका मतलब एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इमिशन, अच्छा एक स्पेक्ट्रम है इमिशन, जब लाइट इमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप लगाएगा हाई ऑर्बिट में। अच्छा, दूसरा मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा बेटा देखो, स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम, जो लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप के हैं, ठीक है। एक एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा होता है एमिशन। देखो इसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, और ये फोर्थ एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो लोअर ऑर्बिट में है वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और हाई ऑर्बिट में जाएगा। E1 से E2 में भी जा सकता है, E1 से E3 में भी जा सकता है, E4 में भी जा सकता है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस होगा। जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस होगा, पढ़ा था ना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होती मगर डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इन स्मॉल पैकेट्स जिनको हम कहते हैं क्वांटा, तो इसका मतलब है जो क्वांटा होगा वो एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल पैकेट्स एनर्जी के एब्जॉर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाएगा, तो मिलेगा आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ब्राइट बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर डार्क स्पेस होंगे, और वो डार्क स्पेस किसको शो करेंगे, एनर्जी लेवल्स को, शेल को या ऑर्बिट को। अब जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में है और हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो बेटा रेडिएशन सिमिट करेगा, रेस खारिज करेगा। इस तरह डायरेक्ट भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है E4 से E3 में, E3 से E2 में, E2 से E1 में भी आ सकता है, या डायरेक्ट E4 से E1 में जंप लगा सकता है, या E3 से डायरेक्ट E1 में भी जंप लगा सकता है। तो वो रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा, शुआएं खारिज करेगा, रेस खारिज करेगा। उन रेस को पास करेंगे हम प्रिज्म में से तो हमें मिलेगा इमिशन स्पेक्ट्रम। और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो होगा डार्क बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर ब्राइट लाइंस, और वो शो किसको करेंगे, एनर्जी लेवल्स को, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है। तो इसका मतलब है जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो एनर्जी लेवल को जाहिर करता है, शेल को जाहिर करता है, ऑर्बिट्स को जाहिर करता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई में जाता है और हाई से लोअर में आता है। तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, कहता है व्हेन सॉलिड को वेपराइज कर देंगे, एलिमेंट को वोलेटाइज कर देंगे,
या एलिमेंट इन द गैस स्टेट, अगर एलिमेंट गैस स्टेट में है उसको हीट देंगे एट हाई टेम्परेचर पे हीट देंगे, या सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। द रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर इमिटेड, जाहिर है रेज खारिज होंगी, सर्टेन वेवलेंथ की शुआएं खारिज होंगी, जितना दो ऑर्बिट्स में डिफरेंस है। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस मिलेंगी आपको। डार्क बैकग्राउंड है जिसके ऊपर ब्राइट लाइंस होती है, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में बेटा लाइंस होती है, ये लाइंस होती है इस तरह, और वो लाइंस किसको शो करती है? एनर्जी लेवल्स को, शेल को, या ऑर्बिट को। और हर एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट ही होता है। अच्छा, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब मिलेगा जब एलिमेंट जो होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाएगा। कहते हैं व्हेन बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास, जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं थ्रू गैस में से, सैंपल ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट का सैंपल होगा, एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ, वो सर्टेन वेवलेंथ को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में, और कुछ वेवलेंथ को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी को वो ट्रांसमिट कर देगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट अपीयर्स डार्क, जो समझे एलिमेंट ने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की वो क्या होगी? डार्क नजर आएगी आपको, क्या होगी? तो इसका मतलब है जो उसका बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, और जो उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब हुई है जिन वेवलेंथ की, वो जो डार्क होगा, ठीक है, उसके अंदर भी लाइंस वही होंगी, लाइंस वही आएंगी, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड का फर्क है कि बैकग्राउंड जो होगा वो ब्राइट होगा। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम चाहे एब्जॉर्प्शन हो या इमिशन हो, उनमें जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा वो एक जैसा होगा, सिर्फ बैकग्राउंड का फर्क होगा। मतलब डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस होंगी और ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस होंगी, मगर जो एनर्जी लेवल का जो स्पेस होगा, जो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग होगी, वो सेम होगी। It is interesting to note that position of the wavelength lines appearing in the both emission and absorption spectrum are exactly the same. इसका मतलब वो जो लाइंस आएंगी वो exactly same होंगी, सिर्फ बैकग्राउंड का फर्क होगा। In the emission spectrum, these lines appear bright और बैकग्राउंड जो होगा वो डार्क होगा, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर वो लाइंस होंगी वो डार्क होंगी और जो बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, जो शो करता है किसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट जो था लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और जो ब्राइट लाइंस आती हैं वो शो करते हैं इमिशन, कि लाइट इमिट हो रही है। अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन को आप हीट देंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे, बेटा हाइड्रोजन है, जब उसको आप हीट देंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या क्रॉस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो पहले डिसोसिएट होंगे एटम्स के अंदर। जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट किसके अंदर होंगे? एटम्स के अंदर। और फिर एटम जो होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो एटम्स होंगे वो एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर ऑर्बिट से कहां पे चले जाएंगे? हायर ऑर्बिट में जाएंगे।
ठीक है, और फिर हायर ऑर्बिट में या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन रेडिएशन को पास करेंगे हम प्रिज्म में से, तब मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसका मतलब है जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट देंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या क्रॉस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट में है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एप्रोप्रिएट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जितना 2 ऑर्बिट से डिफरेंस होगा, और फिर जंप लगाएंगे, हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे, और हाई एनर्जी स्टेट से जब वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन रेडिएशन को पास करेंगे हमें प्रिज्म में से, तो हमें मिलेगा लाइन हाइड्रोजन का। तो अब देखो इसमें ये होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है N1, ये बेटा सेकंड ऑर्बिट है N2, ये थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये समझे इन्फिनिटी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होगा जो हाई एनर्जी स्टेट में है वो जंप लगाएगा, कहां पे जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा। डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, और रेडिएशन जो इमिट करेगा उसी समय मिलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब देखो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगाए, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगाए, फोर्थ से जंप लगाए फर्स्ट ऑर्बिट में, सिक्स से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगाए, सेवन से किसी और हायर ऑर्बिट से जंप लगाता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो रेडिएशन इमिट होंगे बेटा, जो रेडिएशन इमिट होंगे उनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली शुआएं तब खारिज होगी जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली शुआएं रेस खारिज तब होंगे जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, और जितना हाईएस्ट ऑर्बिट से गिरेगा उतनी ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसका मतलब है इन्फिनिटी ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और वो आती है यूवी रीजन में। बेटा इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो आएगी यूवी रीजन। इसका मतलब इनकी वेवलेंथ विजिबल से कम होगी, इनकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल से जो होती है वो कम होती है वेवलेंथ यूवी रीजन की, 4000 से कम होगी। इसकी जो वेवलेंथ होगी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगी, और इनको लेमन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं लेमन सीरीज। इसका मतलब लेमन सीरीज तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो जो सीरीज मिलती है लाइंस को उसको हम कहते हैं लेमन सीरीज, क्योंकि उसको दरियाफ्त करने वाला जो साइंटिस्ट था वो लेमन था। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गिरता है सेकंड ऑर्बिट में। अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट सेकंड में गिरे, फोर्थ ऑर्बिट से, फाइव ऑर्बिट से, सिक्स से, सेवन से, या हायर ऑर्बिट से, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में गिरता है तो जो वेवलेंथ रेडिएशन खारिज होंगे उनकी वेवलेंथ होगी विजिबल रीजन। बेटा जो वेवलेंथ खारिज होंगी इनकी रीजन होगी विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की वेवलेंथ खारिज होगी, मतलब 4000 से लेकर 7500 तक जो रेडिएशन से इमिट होंगे उनकी वेवलेंथ होगी। अच्छा, इनको बाल्मर ने डिस्कवर किया था, बाल्मर सीरीज इसको कहते हैं। ये आती है विजिबल रीजन में, बेटा ये है विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती है लाइन। अच्छा, अब उसके बाद है जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गिरता है, फिफ्थ से, सिक्स से, या किसी हायर ऑर्बिट से वो गिरता है थर्ड ऑर्बिट में, तो जो रेडिएशन इमिट होंगे वो होंगे इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन जो वेवलेंथ इमिट होगी बेटा, जो रेडिएशन इमिट होंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड रीजन में होगी, और इनको दरियाफ्त किया था पास्टन ने। पास्टन सीरीज। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फोर्थ ऑर्बिट में, बेटा इलेक्ट्रॉन गिरेगा किसके अंदर, फोर्थ ऑर्बिट में गिरेगा, तो ये होगा फार इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट सीरीज।
जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फोर्थ ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा किसके अंदर, फोर्थ ऑर्बिट में गिरेगा, किसी हायर ऑर्बिट से वो जंप लगाएगा, तो ये आएगा फार इंफ्रारेड रीजन में। इसकी जो वेवलेंथ होगी इंफ्रारेड से भी लॉन्गर हो, मतलब क्योंकि इंफ्रारेड के अंदर थोड़ी रीजन्स आ जाती हैं, ठीक है, फार इंफ्रारेड रीजन में। और जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फिफ्थ ऑर्बिट में, इसको कहते हैं पी फ्रंट सीरीज। इसकी जो वेवलेंथ होगी लॉन्गर होगी। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली श्वाएं कब खारिज होगी, बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो होगी लेमन सीरीज। या मोर एनर्जेटिक वेव्स तब खारिज होगी जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा लेमन सीरीज के अंदर। देखो इलेक्ट्रॉन जब लेमन सीरीज के अंदर गिरता है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है, मोर एनर्जेटिक रेज खारिज होते हैं, मोर एनर्जी वाले रेज खारिज होंगे जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा लेमन सीरीज के अंदर। लेस एनर्जेटिक रेज खारिज होंगे, लेस एनर्जी वाले रेज खारिज होंगे, जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो होगी पी फ्रंट सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा पी फ्रंट सीरीज में। तो बेटा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और इनका वेव नंबर निकालने का फार्मूला भी है। बेटा इन लाइंस का जो वेव नंबर है, इनका वेव नंबर निकालने का फार्मूला भी है, वेव नंबर कैलकुलेट करने का, वो है RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और RH है रिडबर्ग कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू है 109678 पर सेंटीमीटर या 109678 पर मीटर। ये बेटा सेंटीमीटर में है और ये है किसमें, मीटर के अंदर। ये सेंटीमीटर के अंदर है और ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये मीटर के अंदर है और ये सेंटीमीटर के अंदर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा n1 की वैल्यू वो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा, बेटा n1 की वैल्यू वो होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिरता है, और n2 की वैल्यू वो होती है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, ठीक है। लेमन के अंदर n1 की वैल्यू 1 होगी, बेटा लेमन के अंदर जो n1 की वैल्यू होगी 1 होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट। और n2 की वैल्यू क्या होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से भी गिर सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी। तो लेमन सीरीज के लिए देखो बेटा, लेमन जो सीरीज है उसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और n2 की जो वैल्यू होगी वो 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, या इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यू। अच्छा, पाल्मर के लिए n1 की जो वैल्यू होगी 2 होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिरेगा सेकंड ऑर्बिट में। तो n1 की वैल्यू वो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर गिरता है, बेटा n1 की वैल्यू वो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा, और n2 की वैल्यू वो होगी जहां से वो जंप लगाएगा। तो n2 की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 3, 4, 5, 6, 7। पास्टन के लिए n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 हो सकती है। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिरेगा चौथे ऑर्बिट में, और जंप कहां से लगाएगा, पांचवें से, छठे से, सातवें से, या इन्फिनिटी से। और पी फ्रंट के लिए जो n1 की वैल्यू होगी वो 5 होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा और जंप लगाएगा किसी और हायर ऑर्बिट से। तो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो मोर एनर्जेटिक रेज खारिज होगी, बेटा मोर एनर्जी वाले रेज तब खारिज होते हैं जब इलेक्ट्रॉन गिरता है फर्स्ट ऑर्बिट, और उनकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली रेज कब खारिज होगी, जिनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट हो वो गिरेगा जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा लेमन सीरीज के अंदर, और जितना हाईएस्ट ऑर्बिट से गिरेगा उतनी और ज्यादा शॉर्टेस्ट होगी। इसका मतलब है इन्फिनिटी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा ना फर्स्ट ऑर्बिट, तो मोर एनर्जेटिक रेज खारिज, मगर उनकी जो रीजन होगी वो यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन होगी। जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा सेकंड ऑर्बिट में तो जो उसकी रीजन्स होंगी, जो रेडियस रेज निकलेंगे
वो आते हैं विजिबल रीजन, क्योंकि स्पेक्ट्रम की रीजन आप पढ़ कर आए हैं। कॉस्मिक रीजन भी है, एक्स रेज भी रीजन है, अच्छा गामा रेज वाली रीजन भी है, मगर उसमें उनकी वैलेंस उतनी नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा इसके अंदर, ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, उसकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट वो किसमें रीजन में आएगी, यूवी रीजन के अंदर, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। वो एक्स रेज वाले रीजन में नहीं आएगी, वो गामा रेज वाले रीजन में नहीं आएगी। यूवी रीजन की उसकी वेवलेंथ होगी यूवी रीजन के अंदर, शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट, ठीक है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो आएगी किसके अंदर, इसकी इंफ्रारेड के अंदर, फार इंफ्रारेड इलेक्ट्रॉन गिरेगा फिर टारगेट। अच्छा अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एग्जांपल है किसकी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की या लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो समझिए लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। और हाइड्रोजन को हम फिल करेंगे किसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब या क्लोज ट्यूब के अंदर, लो प्रेशर पे। ब्लूइश लाइट इज इमिटेड, ब्लूइश लाइट जो होगी वो इमिट होगी इन दैट फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब से ब्लूइश लाइट इमिट होगी। दिस लाइट इसको व्यू कर सकते हैं थ्रू स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के जरिए, और जिसके अंदर क्या होंगे, सेवरल आइसोलेटेड लाइंस होगी। बेटा लाइंस आएंगी जिसके अंदर मुख्तलिफ लाइंस आती है। सेवरल आइसोलेटेड का मतलब है अलग अलग शार्प लाइंस आती है, और जिनके दरमियान डार्क बैकग्राउंड होगा, जिनका बैकग्राउंड होगा वो डार्क। दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या शील्ड्स कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस, इन लाइंस की जो वेवलेंथ होगी इन द लाई इन द विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। इनकी जो वेवलेंथ होगी किस रीजन में होगी, विजिबल में आएगी, यूवी रीजन में आएगी जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, और इंफ्रारेड रीजन में आएगी जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट में। पासन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है, और जो पी फंड सीरीज है वो भी इंफ्रारेड रीजन। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा वो किसके अंदर लाई करेगा, विजिबल रीजन के अंदर, यूवी के अंदर और इंफ्रारेड के अंदर, इसके अंदर ये कवर हो जाएगा। These spectral lines can be classified into 5 groups called spectral series। इनको कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, जिनमें लेमन सीरीज है यूवी रीजन के अंदर, पास्टन सीरीज है, सॉरी पाल्मर सीरीज है विजिबल रीजन के अंदर, पास्टन सीरीज है इंफ्रारेड रीजन के अंदर, और पी फंड सीरीज भी इंफ्रारेड के अंदर है, और ब्रैकेट सीरीज भी किसके अंदर है बेटा, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। अच्छा कहता है फर्स्ट 4 सीरीज जो है, जो शुरू की 4 सीरीज है, वर डिस्कवर्ड बिफोर बोर्स एटॉमिक मॉडल। इनको बोर से भी पहले डिस्कवर किया गया था। बोर का जो मॉडल था उसी से पहले ही ये दरियाफ्त किया था बाल्मर ने, मतलब 1913 से पहले ये दरियाफ्त हो गई थी 4 सीरीज। द वेव नंबर पर मीटर है इनका, जो अभी मैंने बताया था जो वेव मीटर का यूनिट होगा बेटा पर मीटर होगा। अच्छा तो लेमन से पीफन जो सीरीज है, जिनका वेव नंबर होगा पर मीटर के अंदर,
डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब है, अब देखो एच अल्फा और एच बीटा। अब एच अल्फा का मतलब है, इसको देखो, पालमर सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप लगाता है, बेटा देखो थर्ड ऑर्बिट से अगर वो सॉरी इनमें पास्टन सीरीज से बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, ठीक है, देखो ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाता है तो उसको कहते हैं एच अल्फा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर फोर्थ ऑर्बिट से वो सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाता है उसको कहते हैं एच बीटा। अच्छा उसके बाद फिफ्थ ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाता है, बाल्मर सीरीज में बात करता हूं, ठीक है, उसको कहते हैं एच गामा। तो इसका मतलब है अगर आपको कहा जाता है बाल्मर सीरीज में एच अल्फा, बेटा बाल्मर सीरीज के अंदर कहा जाता है एच अल्फा का मतलब है थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाएगा। एच अल्फा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा अगर बाल्मर सीरीज है, अगर बाल्मर सीरीज है तो एच अल्फा का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाएगा। एच बीटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाएगा। एच गामा का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगाएगा। तो इसका मतलब है जो एच अल्फा होता है वो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो जंप लगाएगा वो कहां से जंप लगाएगा, यार एच अल्फा है ये। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा किस में, फोर्थ से सेकंड में, तो उसको कहेंगे एच बीटा। और इलेक्ट्रॉन जब जंप लगाएगा फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, एच गामा। जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा किस में से, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट। तो यही कह रहा है इसको अल्फा बीटा। और उसके बाद इनके वेव नंबर कैलकुलेट किए गए, बेटा इनके वेव नंबर को कैलकुलेट किया गया है। देखो वेव नंबर को आपने कैलकुलेट करना है,